नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मौके पर जब आम और ख़ास देशवासियों के दिल श्रद्धा और दुख से भरे हुए हैं। श्रद्धा की वजह यह कि देश के जाने माने बल्कि दुनिया के जाने माने उद्योगपति और मानवतावादी रतन टाटा जी हमारे बीच कल रात में नहीं रहे थे। आज उनकी देह भी संसार से विदा हो गई और एक तरह से ये कार्यक्रम ये भी कह सकते हैं कि रतन टाटा जी के लिए श्रद्धांजलि जैसा है। लेकिन 86 साल की उम्र में इस दुनिया से जब रतन टाटा जी ने आंखें बंद की तो हमें नहीं लगता कि उनकी ऐसी कोई हसरत रह गई होगी जिसको वो पूरा ना कर पाए हों, सिवाय इसके कि वो शादी नहीं कर सके थे। ये बहुत उनका निजी मामला है। लेकिन कई बार तो नहीं, लेकिन कुछ बार उन्होंने ये भी कहा अपनी बातचीत में कि उनके जीवन में लगता है कि जब मैं संसार से जाऊंगा तो मेरी पत्नी या मेरे बच्चे चूँकि मेरे पास नहीं है, अगर वो होते तो मैं अपनी लेगेसी उनको सौंप कर जाता। और उन्होंने कहा कि ये एकाकीपन उन्हें कई बार महसूस भी होता है। ये अलग बात है कि 4 बार उनकी शादी होने वाली थी और एक बार ऐसे इत्तेफाक से नहीं हुई जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था 1962 में, और उनकी जिससे शादी तय हुई थी वो लड़की अमेरिका में थी। लेकिन वो युद्ध के चलते और अपनी दादी माँ से मिलने भारत आए और युद्ध जब बढ़ा तो फिर अमेरिका वो लौट नहीं पाए और बाद में पता चला कि उनकी मंगेतर जो थी उसकी किसी और से शादी हो गई है। तब से रतन टाटा जी ने तय किया कि वो अब जीवन भर शादी नहीं करेंगे। यहीं से एक शुरू होता है एक ऐसा किरदार, एक ऐसा कैरेक्टर जो जीवन में छोड़ने की बात करता है, त्यागने की बात करता है। तो ऐसे उनके ढेरों किस्से हैं जो रतन टाटा को भारत रत्न बनाते हैं। अलग बात है कि सरकार ने उन्हें अभी भारत रत्न से नहीं नवाजा है, लेकिन देश के जो लोग हैं वो रतन टाटा जी को भारत रत्न मानते हैं। दरअसल ये बहुत सारी बातें ऐसी कि 28 दिसंबर 1937 को जब उनका सुनू और नवल टाटा के घर जन्म हुआ तब वो अपने माता पिता के साथ सिर्फ 10 साल रह पाए थे। ये भी एक संयोग है या एक दुर्योग है कि 10 साल की उम्र जब उनकी थी तब उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था और उनकी परवरिश उनकी दादी ने की। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी दादी को हम सबको प्रणाम करना चाहिए कि उन्होंने जो संस्कार रतन टाटा को दिए वो आज तक तो क्या अगली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। आज हम इसलिए भी उनकी बात कर रहे हैं क्योंकि सन 2000 में रतन टाटा जी को उद्योग जगत के क्षेत्र में और मानवता के क्षेत्र में काम करने के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था और उसके 8 साल बाद रतन टाटा जी पद्म भूषण से सम्मानित हुए। ये उनके जीवन का वो सफ़र है जिसे सरकार ने चिन्हित किया और रिकॉग्नाइज़ किया। लेकिन उनके सफ़रनामे की बात करें तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि वो जिस घराने से आते थे उस घराने ने एक बड़ा काम किया था जिसका नाम था टाटा ट्रस्ट बनाकर। और टाटा समूह में सबसे ताकतवर अगर कोई चीज़ है तो वो टाटा ट्रस्ट है। और टाटा ट्रस्ट के रतन टाटा जी लंबे समय तक चेयरमैन रहे। उनके जो परिवार में दादाजी परदादा थे उन्होंने मुंबई के भीतर टाटा अस्पताल की स्थापना की थी। इसके पीछे भी कहानी बड़ी है। हम जब इस चर्चा को शुरू करेंगे तब उसका अगर समय मिला तो ज़रूर जिक्र करेंगे कि मुंबई में कैंसर हॉस्पिटल की बुनियाद टाटा परिवार ने कैसे रखी। वैसे तो लोगों ने ताजमहल बनाए हैं, लेकिन टाटा परिवार ने टाटा हॉस्पिटल बनाया है। आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 4 विशेष मेहमान हैं। मध्य प्रदेश के जाने माने, हम कह सकते हैं कि जो 2020 के बाद, कोरोना काल के बाद से शेयर बाज़ार का जब काम शुरू हुआ तब शेयर के बीच में काम करने वाले, और उसके पहले से धर्मेंद्र मिश्र जी हमारे साथ हैं जो शेयर बाज़ार और उद्योग के जानकार हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ कमल राठी जी हमारे साथ हैं जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ स्काइप पर जुड़ गए हैं शेयर और उद्योग के जानकार आदित्य मनिया जैन साहब। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे बीच में मौजूद हैं उदयवीर सिंह चौहान जो शेयर बाज़ार को भी देखते हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और सबसे खास मेहमान हमारे गौरव बोरा जी हैं जो टाटा समूह में काम करते हैं। भोपाल की जो टाइटन शोरूम है उसके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के रीजनल मैनेजर हैं, तो रीजनल बिजनेस मैनेजर हैं। तो गौरव बोरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी हमें आज संयोग से मिले हैं
हम कह सकते हैं कि रतन टाटा जी की वजह से गौरव बोरा जी से मुलाकात हुई। इनकी खास बात यह कि जब ये इन्होंने कॉलेज से पढ़ाई खत्म की और उसके बाद इनकी नौकरी लगी टाटा समूह के भीतर, और 21 साल से ये टाटा समूह में काम कर रहे हैं। इसी से अंदाज लग सकता है कि टाटा समूह जब किसी को अपने साथ जोड़ता है तो वो कर्मचारी नहीं होता है, बल्कि उसके परिवार का सदस्य हो जाता है। तो गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इसलिए भी कि आप टाटा समूह से जुड़े हुए हैं, और बाकी कंपनियों में अगर होते तो शायद हमारी इज्जत, हमारे मन में जो आपके प्रति इज्जत है वो थोड़ी 19-20 होती, लेकिन टाटा से जुड़े हैं तो वो इज्जत का जो पैमाना है वो और भी ऊपर है। उसकी वजह टाटा भी है और आप भी हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत धर्मेंद्र जी आपके साथ। भूमिका मेरी बहुत लंबी हो गई, लेकिन मामला जब रतन टाटा जी का हो तो लगता है कि बात करते ही जाओ, करते ही जाओ, करते ही जाओ, खत्म ना हो। आपकी राय, ऐसा रतन हमें कहाँ मिलेगा जिसे हम रतन टाटा कहते हैं? बिल्कुल, बहुत सही उल्लेख किया आपने चीज़ों का एक एक करके। और ये चर्चा बिल्कुल लंबी चलेगी, क्योंकि रतन टाटा एक शख्सियत नहीं, एक बिजनेसमैन नहीं, एक इंसान नहीं, बल्कि एक युग पुरुष कहा जाना चाहिए। क्योंकि आज अगर जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जो सबसे बड़ी क्षति हुई है, वो एक युग के रूप में हुई है। और उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो कार्यशैली है, वो एक एक पर्सन को, एक एक कैंडिडेट को इतना प्रेरित करती है, इतना मोटिवेट करती है। हम जैसे युवा जब स्टॉक मार्केट या हम अपने कार्यशैली में जब जुड़े थे, तो उनके किस्से, उनके कहानियां पढ़ पढ़ के और इतना उत्साहित होते थे, और लगता था जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग जो पढ़ते हैं, जो टाटा मोटर्स को बेचने से लेके स्टार्ट हुआ था, तो 1999 में जब टाटा मोटर्स में प्रॉफिट नहीं आ रहा था, थोड़ा एज अ बिजनेस पर्सन जब निराशा होती है, तो उन्होंने जो बेचने की बात करी, और उसके बाद फिर फोर्ड में जो उनका जमा नहीं, उनका जो बिजनेस स्टाइल था, उनका जो भाषा शैली थी, उनको नहीं जमी। और एक बीमार कंपनी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर प्रॉफिटेबल नहीं है कोई कंपनी, तो एज अ पेरेंट्स, एज अ बिजनेस हाउस लगता है कि उसको एक सही हाथों में सौंप दिया जाना चाहिए। तो एक बीमार कंपनी को 10 साल के अंदर एक ऐसी स्थिति पे पहुंचा देना अपने आप में एक बड़ा, कि उनके जो सबसे अच्छे ब्रांड में से चीजें थी उनको परचेज कर लेना, और अपनी शर्तों, अपनी कंडीशन और अपनी भाषा के हिसाब से, ये अपने आप में एक मिसाल है। और हर एक युवा, हर एक बिजनेस और के लिए ये एक मिसाल कायम करता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है रतन टाटा जी के लिए, उनका जो डिसीजन लेने की क्षमता है, उनका जो डिसीजन लेने का जो तरीका था, वो एक राष्ट्रवादी और एक जो इथिक्स की सही परिभाषा उन्होंने मिसाल कायम की है, जो इथिक्स की जो डेफिनेशन उन्होंने पेश की है। क्योंकि जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो अपने शेयर होल्डर्स, अपने कस्टमर और अपने जैसा कि आपने अभी डिस्कस किया था कि अपने कर्मचारियों का जो जिस तरीके से उन्होंने ध्यान रखा है, वो अपने आप में एक मिसाल रही है। ये चर्चा की शुरुआत बहुत लंबी होगी और इसको कंटिन्यू करते हैं। दरअसल बहुत सारी बातें हैं। एक चीज़ मैं और जोड़ूंगा इसमें कि इंसान के तो सब काम करते हैं, रतन टाटा वो शख्सियत है जिसने पशुओं के लिए भी काम किया। हम कहते हैं ना कि आदमी की ज़िंदगी कुत्ते से भी बदतर हो गई है, लेकिन रतन टाटा जी ने उन कुत्तों का भी ख्याल रखा जिसे स्ट्रीट डॉग के नाम से लोग जानते हैं, कि जो गलियों में घूमते हैं, और उनके लिए 165 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बनाया। एक चीज़ और आपको बता दें कि जब होटल ताज, जो मुंबई का सबसे देश का मशहूर होटल है, वहाँ स्ट्रीट डॉग को घुसने में कोई मनाही नहीं है। अगर कभी स्ट्रीट डॉग घुस जाते हैं होटल ताज में, तो वहाँ निर्देश है कि उसको बाहर ना निकाला जाए। स्ट्रीट डॉग होटल में जहाँ भी चाहे घूम सकता है, जहाँ भी चाहे बैठ सकता है, और वो कोई साधारण ढाबा नहीं है। होटल ताज 7 स्टार होटल है, जहाँ घुसने के बारे में बड़े से बड़ा आदमी भी 1-2 बार सोचेगा। उस होटल में रतन टाटा जी ने स्ट्रीट डॉग को घुसने की अनुमति दे रखी है। कोई घुसता है तो वहाँ के कर्मचारी उसको भगाते नहीं है, बल्कि वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकता है। तो ये वो किरदार है जो बताता है कि वो देश, मनुष्य, उद्योग से लेकर पशुओं तक पर कितने दयालु थे। ये उनकी खास बात है। उदयवीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे रतन टाटा जी के बारे में? मैं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा कि इतनी महान शख्सियत के ऊपर बोलने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। उन पे कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। वो एक अपने आप में लाजवाब इंसान थे, ऐसी पर्सनालिटी थे कि जिसकी किसी से कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। आपने जो बताया कि जैसे वो चाइना और भारत का युद्ध हो रहा था, तो विदेश में जब जहाँ वो पढ़ते थे, कर्नेल यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कर्नेल यूनिवर्सिटी में थे हाँ जी। तो वहाँ उनका जिससे शादी होने वाली थी वो नहीं हुई, वो हिंदुस्तान आ गए। उनकी दादी की तबीयत खराब थी और फिर उनको जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन वो
शादी इस वजह से नहीं टली कि वो जा नहीं पाए, वो उस लड़की को यहाँ हिंदुस्तान बुलाना चाहते थे और वो लड़की हिंदुस्तान आने को तैयार नहीं थी। तो राष्ट्रवाद का इससे बड़ा उदाहरण मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, उन्होंने उस शादी को रिजेक्ट कर दिया। तो ये बहुत सारी बातें, उसमें एक ये बात भी मैं आपको जोड़ दूं कि जो उनके पूर्वज हैं सर दोराबजी टाटा, जिस हम टाटा मेमोरियल की बात करते हैं, जो टाटा कैंसर हॉस्पिटल के नाम से पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, जहां भारत के अलावा विदेशों से भी लोग इलाज कराने आते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और बाकी मलेशिया की हम बात करें, नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, उस टाटा कैंसर हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं। उसकी भी स्थापना 28 फरवरी 1941 को तब हुई थी जब उनकी दादी, जिसे कहेंगे परदादी, सर दोराबजी की जो पत्नी थी, हीरे को गिरवी रखकर, हीरो को बेचकर उन्होंने इस अस्पताल की स्थापना की थी 1941 में। और 1952 में कैंसर अनुसंधान की शुरुआत हुई और उसके बाद इस हॉस्पिटल में 70% ऐसे मरीज हैं जिनका वहाँ मुफ्त इलाज होता है। कैंसर बीमारी ऐसी है जिसका नाम सुनते से ही मरीज तो आधा वैसे ही मर जाता है और परिवार उसका पूरा मर जाता है, क्योंकि मरीज की तकलीफ और उसके इलाज पर होने वाला खर्च, उसके सोचने पर परिवार को पहले मुझे लगता है कि मौत आती है, मृत्यु तो मरीज को बाद में आती है। ऐसी बीमारी से इलाज का जो उन्होंने बीड़ा उठाया था 1941 में, वो 1952 में एक रिसर्च में कन्वर्ट हुआ और अब वो देश और दुनिया के बड़े अस्पतालों में है जहां 70% गरीब लोगों का इलाज मुफ्त होता है। कमल राठी जी, आपकी इसमें राय? देखिए, पहले तो IND24 का और आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि भारत के इतने महान शख्सियत के लिए आपने एक कार्यक्रम रखा, समय निकाला चैनल में। अब रतन टाटा जी के लिए तो जैसा उन्होंने कहा कि कई दिन तक भी बोलने बैठे और चर्चा होती रहे तो शायद समय कम पड़ेगा और चर्चाएं इतनी ज़्यादा हैं उनकी जी। लेकिन देखिए, एक छोटी बातों में बोलूँ तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए लखटकिया गाड़ी, 1 लाख में गाड़ी लाने का सपना उनका था, जो काफ़ी हद तक पूरा भी हुआ। इसके अलावा हम देखेंगे, जैसा आपने हॉस्पिटल का बताया, खुद पेशे से आर्किटेक्ट थे, लेकिन जीवन का आर्किटेक्चर, देश का आर्किटेक्चर और दुनिया के आर्किटेक्चर को उन्होंने बनाने का काम किया। इसके अलावा जैसे हम हिंदुस्तान में कोई विदेशी गाड़ी दिख जाए तो हम कहते हैं यार ये देखो मेड इन अमेरिका और मेड इन जापान गाड़ी आ रही है, तो आज गर्व से लंदन में लोग कहते हैं कि देखो ये मेड इन इंडिया गाड़ी है। तो ये एक हमारे लिए, देश के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे देश में इतनी महान शख्सियत रहती थी, देश के लिए सोचती थी। CSR फंड की भी बात करें, कंपनियों का बाद में है, उनने शायद अपनी पर्सनल इनकम जो भी है उसको पूरा का पूरा लोकहित जनहित के का उसमें ही लगा रहे हैं और उसका उनने पूरा मतलब मॉडल बना रखा है। तो मेरे ख्याल से ऐसी शख्सियत एक एग्जाम्पल है। कई उद्योगपति हैं, जैसे मैं कल टीवी पे सुन रहा था कि कोई एक कार्यक्रम था, वैसे ही कम जाते थे, लेकिन कोई उद्योगपतियों का कार्यक्रम था और सारे उद्योगपति बॉडीगार्ड और स्टाफ और सबके साथ पहुंचे और जब रतन टाटा साहब आए तो वो अकेले ही अंदर आए और पूरा हॉल जो भरा हुआ था वो सब खड़े हो गए। तो ये वो सम्मान है जो आदमी दिल से दे रहा है। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये सम्मान किसी और उद्योगपति को हिंदुस्तान में ऐसा दिल से, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, मतलब मेरा बेटा जो 25-27 साल का है, उसने रात को उसके बाद अपने इंस्टाग्राम, अपने सोशल मीडिया पे उसके अनुरूप उसने उनकी फ़ोटो डाल के अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो और ऐसा ट्रेंड हुआ। तो मुझे लगता है कि ये देखिए कि 26-27 साल का बच्चा जो अभी बहुत समझा नहीं है और वो भी उनको उस सम्मान की दृष्टि से देख रहा है, तो मुझे लगता है कि उनसे बड़ा सम्मान, उनसे बड़ा देशभक्त, उनसे मतलब जो कहूँ वो शब्द कम है, उनसे कोई मोल नहीं है। बिल्कुल, हमने कहा कि वो एक तरह से महामानव थे, भारत के नहीं दुनिया भर के। उनके बारे में तो किस्से कहानियाँ बहुत भी सुनने में आएंगे जो बड़े प्रेरणादायी होंगे, लेकिन 1991 में 1991 में वो टाटा समूह के अध्यक्ष बने, चेयरमैन बने और उसके बाद से ये जिम्मेदारी वो 2012 तक उन्होंने अपने कंधों पर उठाई और तब उन्होंने टाटा समूह को जो भी उसकी मुनाफा था, जो उसकी इनकम थी, उसको दोगुने तक करके ले गए थे। और ये एक बड़ा मामला था। ये तब हुआ है जब दुनिया उस दौर में आर्थिक मंदी से भी जूझी थी और भारतीय जो उद्योग जगत था या भारतीय उद्योग जो थे वो एक तरह का संघर्ष कर रहे थे। तब उस संघर्ष के दौर में रतन टाटा जी ने भारत के उद्योगपतियों को एक दिशा दी। हमें लगता है कि वो भारतीय उद्योगों का एक बहुत बड़े आइकॉन है,
एक बहुत बड़ा आदर्श है और वो कई दशकों तक भारतीय युवाओं को, भारतीय लोगों को गर्व और प्रेरणा की अनुभूति कराते रहेंगे। आदित्य जी, बहुत सारी बातें आपको भी उनके बारे में पता होगी और कई सारी बातें तो ऐसी है जैसे मैं सबसे अंत में पूछूंगा गौरव जी से, वो बताएंगे कि कंपनी में उनका क्या रिश्ता था लोगों से और लोग कितने उनको लेके भावुक हैं। चर्चा करते करते हम भी कई बार भावुक हो जाते हैं। फिर तो कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके वो गार्जियन थे, उनके पेरेंट्स की तरह काम करते थे, तो हो सकता है कि बात करते करते हम लोगों की भी आंखें नम हो जाए और गला भर जाए। लेकिन ये सिलसिला देश भर में कई दशकों तक चलेगा। जब जब रतन टाटा का नाम आएगा लोग भावुक हो जाएंगे। आदित्य जी, आपकी उनके बारे में क्या राय है? भारतीय उद्योग जगत में किसी को श्रद्धेय से बोला जाता था तो वो रतन टाटा थे। और मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में हूँ कि जिनका उनका हाथ जो मेरे सर पे रखा गया। भोपाल में जब एक बार आना हुआ तो उनसे कांटेक्ट तो नहीं हो पा रहा था किसी भी तरीके से, तो ऐसा लग रहा था कि चांस केवल दूर से देखने का ही मिलेगा। मैंने अपने ब्रोकर इनाम सिक्योरिटीज़ के वल्लभ बंसाली जी से जी अप्रोच की कि मैंने कहा आप किसी भी तरीके से रतन टाटा जी से मिलना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। तो भोपाल में ही सौभाग्यशाली व्यक्ति था जिनको 5 मिनट दिए गए। उनके जो कार्य थे वो मानव जाति के लिए तो थे। भारतीय उद्योग व्यवस्था में अगर किसी मध्यम वर्ग के आदमी को उन्होंने बड़ा बनाया, उच्च वर्ग के आदमी को बड़ा बनाया, तो वो रतन टाटा जी ने बनाया। आज टियर 2, टियर 3 सिटीज में कई उद्योगपति ऐसे हैं कि जिन्होंने रतन टाटा के साथ काम करके, चाहे वो सोप फैक्ट्री से हो और चाहे वो टाटा मोटर्स से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, उन्होंने लोगों को काम दिया और लोग आज बढ़े। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लें, शिक्षा के क्षेत्र में देख लें और गाँव के लिए देख लें, उनकी संपत्ति का 65% लगभग जो है पैसा है वो सब उस कार्य में लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चूंकि मैं प्रिंसिपल ब्रोकर हूँ, मैंने टाटा मोटर को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते देखा, एयर इंडिया को दोबारा कमान संभालते हुए देखा, लैंड जो उनकी जगुआर लैंड रोवर थी उसको एक्वायर करते हुए देखा और टीसीएस में लाखों युवाओं को नौकरी करते हुए देखा। जब एक बड़ी फौज टीसीएस में काम करने के लिए तैयार हुई तो हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में देखा। हम जर्मनी गए तो वहाँ देखा कि भाई वहाँ का टेलीकम्युनिकेशन और रेलवे टीसीएस के हाथ में है। हम चाइना गए, वहाँ भी टीसीएस का बहुत कुछ काम था। हम थाईलैंड गए, वहाँ भी टीसीएस का बहुत काम। हम लंदन गए, वहाँ भी उनका बहुत, उनसे कंपनियां जुड़ी हुई थी। इन्फोसिस का बहुत काम था, तो टीसीएस का भी बहुत बड़ा नाम था। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो उद्योगपति थे जिनकी 60 कंपनियां हैं और जो टॉप की 8 कंपनियां हैं, उन्होंने पिछले 1 साल में 15 से लगा के 30% तक रिटर्न दिया। सबसे ज़्यादा बढ़िया रिटर्न दिया टाइटन ने, टीसीएस ने दिया, ट्रेंट ने दिया। मेरा ऐसा मानना है कि इनको भारत रत्न तो दिया ही जाए, लेकिन उद्योग जगत में इनका नाम जो है हमेशा शीर्ष पे रहेगा, इनकी कंपनियों का नाम शीर्ष पे रहेगा और जो ट्रस्ट है इनके, जो मानव सेवा में लगे हुए, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज बच्चा छोटे से लगा के बड़े तक जाता है तो टाटा की कंपनियों में काम है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कैंसर के लिए रतन टाटा जी ने बहुत किया। एक में कहानी किस्सा पढ़ रहा था, उन्होंने एक भीगते हुए परिवार को देखा तो उन्होंने नैनो के लिए सोचा और नैनो लेके आए। नैनो एक ऐसी कार थी कि लखतकिया कार थी और 1 लाख रुपए उसके ऊपर ब्लैक। तो ये सोचने वाली बात है। मैं निश्चित तौर पर अपनी कंपनी की तरफ से, पूरे शेयर बाजार की तरफ से, अर्थ जगत की तरफ से उनको नमन करता हूँ। ऐसे कई किस्से हैं जो बरसों तक चलेंगे टाटा के साथ। टाटा ने आज भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जिससे एक नए मुकाम पर पहुंची है, उसमें टाटा का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल आदित्य जी, हमारे साथ टाइटन में 21 साल से काम कर रहा है। यानी कॉलेज के बाद जब नौकरी की शुरुआत हुई तो वो टाइटन में हुई और आज तक टाइटन में बने हुए 21 साल से ऐसे हमारे साथ बैठे हैं टाटा कंपनी के श्री गौरव बोरा जी। गौरव जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। लेकिन उसके साथ में ये भी कहूँगा कि अभी जो एक पिछले दिनों किस्सा आया था कि अपने से 50 साल छोटे अपने एक दोस्त को जब वो डिनर कराने के लिए होटल में ले गए तो गाड़ी खुद ड्राइव कर ले गए थे और उस अपने छोटे दोस्त के साथ उन्होंने खाना खाया। ये उनकी
बहुत सारी महानताओं के में से एक ये थोड़ा सा प्रमाण है। लोग कहते हैं कि बड़ा आदमी दरअसल वो होता है जिसके पास में जो आदमी बैठता है वो अपने आप को छोटा महसूस ना करे, और रतन टाटा जी में ये खूबियाँ भरपूर थी। गौरव जी, आपकी उनके बारे में कोई राय, और जो कोई ऐसा किस्सा हो जिसमें आपको जीवन भर याद रहने वाला हो, वो जरूर साझा करें। धन्यवाद बहुत बहुत आपका कि ये शुभ अवसर प्रदान किया है मेरे को श्री रतन टाटा जी के बारे में बोलने के लिए। समय कम पड़ेगा, शब्द कम पड़ेंगे। वो शख्सियत ऐसी है जिसके लिए हर कोई व्यक्ति चाहेगा कि अगर उनके परिवार में कोई पुत्र हो, बेटा हो, तो रतन टाटा जैसा हो। वो हो ही रतन, जो कि अनमोल है और अनमोल रहे। वो जिस व्यक्तित्व के धनी थे, उस व्यक्तित्व का बखान करना तो ना के बराबर है, इम्पॉसिबल है। मैं तो आपसे ज़रूर एक बहुत अच्छा किस्सा शेयर करूंगा जो मेरा स्वयं का है। 12 फरवरी 2021 की बात है, जब मुझे मौका मिला था उनसे मिलने का। उनको एक घड़ी चाहिए थी, तो वो मैं उनको देने गया था। जब मुझे पता चला था कि उनको चाहिए, तो मैंने मेरे शोरूम वाले से बोला था कि ये मौका ज़िंदगी में दोबारा ना मिलेगा, और ये ऐसा व्यक्तित्व वाला इतना धनी व्यक्ति किसी को दोबारा ना मिलेगा, तो मैं कभी इसको छोड़ नहीं सकता। तो कृपया करके मुझे लेके चलना, जब भी जाओगे मुझे बता देना, मैं ज़रूर जाऊंगा। मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन 12 फरवरी 2021 था, जब मैं उनके घर पहुंचा और उनको वो घड़ी देने गया। अब मैं तो इतना अदना सा आदमी और वो इतने बड़े, मैं क्या करूं, मैं क्या लेके जाऊं, यही सोच के तो मेरी तो 2-3 दिनों की नींद ही गायब हो गई थी। दिन का चैन गायब हो चुका था, क्योंकि इतना बड़ा अवसर था उनसे मिलने का। मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने मेरे घर में तक किसी को नहीं बताया कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। जब उनसे मिलके आया, उसके बाद मैंने पहला फ़ोन मेरी माँ को किया, और जैसे ही मैंने मेरे 1-2 फोटोग्राफ्स डाले, मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया, लेकिन मेरी मम्मी को, मेरे को सब लोगों ने फ़ोन किया कि आप कितने धनवान हैं कि आपका बेटा उस शख्सियत से मिलके आया है जिस शख्सियत से मिलने के लिए दुनिया जहान इंतज़ार करती है। और मैं तो बोलूं कि मुझसे बड़ा धनवान व्यक्ति इस मामले में पता नहीं कितना होगा, कौन होगा, लेकिन मुझे तो उस दिन ऐसा लगा कि मुझे तो जन्नत मिल गई। 25 मिनट, 12 बजे से लेके 12:25 वो मेरी ज़िंदगी के इतने हसीन पल जो मैंने उनके साथ उनके कमरे में 1 to 1 गुजारे, और उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करी, जिसमें उन्होंने अपने बारे में बताया, अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताया जो उस समय कोरोना के समय वो जूझ रहे थे, और बता रहे थे कि किस प्रकार से मैं अपने आप को स्वस्थ रखता हूं, ध्यान रखता हूं, और मेरे को जो सपोर्ट करता है मेरा स्टाफ, वो कितना अच्छा है। मुझे उनकी बातें तो कभी भुलाएंगी नहीं, और खासकर एक बात तो कभी नहीं भुलाएंगी जी, इतने हम्बल व्यक्ति थे साहब। आज से मैं आपको 2021 यानी 3 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब वो 83 ईयर्स के थे, और मैं आज से 3 साल पहले सिर्फ 41 साल का था। मुझसे डबल एज के थे वो। लेकिन जब हमारी मुलाकात खत्म हुई और मैंने बोला अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, तो उन्होंने मुझे बोला 1 मिनट रुकिए। वो खुद खड़े हुए और दरवाजे तक गए और मेरे लिए दरवाज़ा खोला। मैंने उनको बोला सर आप ये मत कीजिए। कहते नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने जाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य है। अब आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा व्यक्ति इतने छोटे से व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी बात कह दे, तो आप समझ लीजिए वो इंसान नहीं भगवान है, और भगवान का ही रूप है वो, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, हमेशा जो भी किया वो सब समाज के लिए किया, अपने देश के लिए किया। मैं तो कहता हूं वो भारत के रत्न नहीं, वो विश्व रत्न है, वो विश्व रत्न से कम नहीं है। गौरव जी, दरअसल आपने बताया कि वो इतने हम्बल थे कि आप के लिए छोड़ने वो दरवाजे तक आए, और वो इतने कठोर भी थे कि जिस फोर्ड कंपनी ने उनसे कहा कि अगर आपको पैसेंजर व्हीकल बनाना नहीं आता तो आप क्यों बनाते हैं, और हम टाटा मोटर को खरीदकर टाटा पर एहसान कर रहे हैं, इस बात को उन्होंने बहुत ही मन पर और दिल पर लिया। और फिर उस टाटा फोर्ड से उन्होंने वो फोर्ड कंपनी से टाटा का वो सौदा कैंसिल, न केवल सौदा कैंसिल किया, बल्कि कुछ सालों के बाद ऐसा भी मौका आया जब उन्होंने फोर्ड कंपनी को खरीद लिया, उसकी जगुआर को, जिसकी चर्चा करते हैं, लैंड रोवर की बात कर रहे हैं। तो वो विनम्र थे तो इस हद तक कि गौरव बोरा जी को भी दरवाजे तक छोड़ने आए, और अगर वो स्वाभिमानी थे तो इस हद तक कि
फोर्ड की भी कंपनियां उन्होंने खरीद ली जो दुनिया भर में कार बनाने के लिए मशहूर था। तो हम बहुत सारी बातें उनके बारे में करना चाहते हैं जी। स्टार्टअप्स पे भी जो उन्होंने काम किया, लगभग 30 सफल स्टार्टअप्स। मैं उसी पर आ रहा था। जी 45 स्टार्टअप है जिस पर उन्होंने काम भी किया, उनकी मदद भी की है। उसमें जो 2-4 मशहूर नाम मुझे याद आ रहे हैं वो पेटीएम है, ओला है, और भी ऐसे वो लेंसकार्ट जो चश्मे की कंपनी है वो भी उनमें है जिसमें रतन टाटा जी ने एक तरह से उनको मदद की और पैसा लगाया। तो समय की कमी है, घड़ी हमको इजाज़त नहीं दे रही है। दिल तो कहता है कि रतन टाटा जी की बात करते जाए। इस पूरी चर्चा में कई ऐसे अवसर आए जब हमारी आंखें भी भरी और गला भी रुन गया। हमें लगता है कि देश ने, भारत माता ने सच में अपना एक सच्चा सपूत आज छुआ। लेकिन लोग कहते हैं कि महान आदमी कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा रहेंगे, भारत में भी रहेंगे और दुनिया के लिए भी रहेंगे। आदित्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था कि जब वो भोपाल आए तो मैंने उनसे बोला कि आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहिएगा। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप अंधेरे में रहना सीखिएगा, सुरंग के दूसरे छोर पर निश्चित तौर पर उजाला रहता है। मैं उनकी इस गूढ़ बात को नहीं समझ पाया। जब आया अपने पापा से मैंने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जिंदगी में, उनके भी जिंदगी में बहुत ऐसे दौर आए जब उन्हें लगा कि हम किसी चक्र में फंस गए हैं, तो उन्होंने आपको भी इसलिए बोला। ठीक, आज मैं ऐसे श्रद्धेय व्यक्ति को, कि मैं उनकी बात को लेकर कई बार जब अब एक उदासी में छा जाता था, कहीं मुझे प्रॉब्लम आती थी तो मैं सोचता था कि जब इतना बड़ा आदमी ऐसे चक्कर से निकल गया, आज दुनिया का इतना बड़ा आदमी, उन्होंने, मैंने आप सोचिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लंदन की टोटल कंपनी, चाय कंपनी को भी अधिक क्या नहीं किया। बिल्कुल ऐसी आदित्य जी, इस बात के संबंध में ऐसी आदित्य जी बहुत सारी बातें। लेकिन इस पूरी चर्चा के आखिर में मैं यही कहूंगा कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को जमीन तो किसी जमीन को तो कभी आसमान नहीं मिलता। तो रतन टाटा जी ने बहुत कुछ पाया, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी रहा होगा। हालांकि चर्चा की शुरुआत में मैंने कहा था कि शायद उनकी कोई ख्वाहिश ना रही होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो रही होगी जिस पर बात कर रहे हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। ये बात कहीं ना कहीं उन पर भी फिट बैठती होगी। तो मैं पांचों मेहमानों का साधुवाद करूंगा। उदय जी आपका साधुवाद, धर्मेंद्र जी आपका, गौरव जी आपका भी, कमल राठी जी आपका भी, और आदित्य जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।